हेलो दोस्तों। आपका द यूनिवर्स स्टडी हब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। ठीक, ओके। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जान लेना चाहिए कि विशेषताएं क्या होती हैं, किसी भी चीज की विशेषताएं क्या होती हैं, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी विशेषताएं बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, बट जो विशेषता शब्द होता है वो क्या होता है? विशेषता शब्द आखिर क्या होता है? इसको आपने कभी महसूस किया है कि विशेषता जो शब्द होता है वो क्या होता है? विशेषता, जैसे आपने एक पेड़ देखा और कहा कि ये बताओ पेड़ की विशेषताएं क्या होती हैं, तो आप कहेंगे पेड़ लंबा है, मोटा है, ऊंचा है, पतला है, नाटा है, हरा है, किस प्रकार का है। इस प्रकार से आप अगर किसी व्यक्ति की विशेषताएं बताएंगे तो क्या बताएंगे? लंबा है, नाटा है, मोटा है, पतला है, उसके बाल काले हैं, उसकी आंखें ऐसी हैं, उसकी नाक ऐसी है, उसके कान ऐसे हैं, यही सब बताएंगे ना आप, व्यक्ति की विशेषताएं बताएंगे। वैसे ही जब हम संविधान की बात करेंगे, किसकी? संविधान, अर्थात संविधान आखिर होता क्या है? संविधान आखिर होता क्या है? संविधान एक ऐसा विधान है जिसमें नीति, कानून और विभिन्न प्रकार के प्रोविजन बनाए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं? ताकि उससे अपने देश को शासित किया जा सके उसके अनुसार। ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नियम ऐसे इम्प्लीमेंट होंगे, ये नियम ऐसे क्रियान्वयन होंगे। सही है। तो आज हम किस बात की बात कर रहे हैं? संविधान की विशेषता की बात कर रहे हैं। किसकी? विशेषता की। विशेषता पता चल गया क्या होता है? संविधान की विशेषता। विशेषता तो पता ही चल गया आपको क्या होता है। विशेषताएं, विशेषता पता चल गया किसी व्यक्ति की, किसी स्केच की, फैन की, और किसी भी बस की, गाड़ी की, ट्रक की विशेषता बताएंगे आप, तो वैसी विशेषता बता देंगे। आज हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं? संविधान की विशेषताओं की। तो संविधान की विशेषताएं बतानी है आपको, तो कैसे बताएंगे? देखो, पहले तो हम जान लेते हैं कि जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा संविधान है। और भारत के संविधान में जो संविधान है उसमें अभी तक बहुत सारे संशोधन हो चुके हैं, जिनमें से संशोधन का मतलब क्या होता है कि कुछ चीज जोड़ना या कोई चीज घटाना संशोधन होता है। जैसे पहले हमारे पास कितने अनुच्छेद थे? पहले हमारे पास लगभग 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में क्या? वर्तमान में हमारे पास लगभग 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं और 26 के आसपास भाग हैं, क्योंकि 4 का, 9 का, 9 का, 14 का, इस प्रकार के अनुच्छेद हमने संशोधन के द्वारा जोड़े हैं। ठीक है, और 4 अनुसूचियां थी तो 12 अनुसूचियां हैं। अब हम विशेषताओं की बात कर लेते हैं। तो जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। पहली विशेषता क्या है? भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। क्या है? लिखित संविधान है। तो क्या संविधान अलिखित भी होते हैं क्या? हाँ, अलिखित भी होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान, बट वो बहुत छोटा संविधान है। इतना नहीं है कि भारत के 495 या 450 के आसपास अनुच्छेद हो। उसके पास थोड़े से अनुच्छेद है। कितने? थोड़े से। और इसलिए वो छोटा है, लेकिन वो लिखित है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हमने बता दिया कि संविधान में जब संविधान बना था 22 भाग थे, राइट, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 450 से ज्यादा अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 26 के आसपास भाग हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इतना हम जान गए। इतना लंबा और लिखित संविधान होने का रीजन क्या है? क्योंकि भारत बहुत बड़ा देश है, भारत का भौगोलिक क्षेत्र बहुत बड़ा है, उस पे और इसके साथ ही साथ भारत में तरह तरह की धर्म, जाति, लिंग, समुदाय के लोग रहते हैं।
उनकी भेष भाषा भूषाएं अलग है, संस्कृति अलग है, इसलिए उसकी और व्यापकता आ जाती है। धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र, ये सारी चीजें के जब लोग रहेंगे इतने बड़े देश में तो उनके नियम कायदे कानून भी तो अलग अलग हो जाएंगे। और फिर हमारा भारत की ज्योग्राफी देख रहे हैं, यहाँ पे चलो हम भारत बना लेते हैं, यहाँ पे हम भारत बना करके देख लेते हैं। तो ये अपना भारत है, सपोज दैट, ठीक है, क्या है, अपना भारत है, ये अपना भारत है। अब बताओ, ये जो भारत है, भारत के अंदर जब आप देखेंगे, भारत के अंदर जब आप देखेंगे तो बहुत सारे धर्म, जाति, लिंग के लोग रह रहे हैं, नस्ल के लोग रह रहे हैं, उनकी भाषाएं, धर्म, ये सारी चीजें क्या हैं, अलग अलग है। तो उन लोगों के लिए कायदे कानून भी तो अलग अलग होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो उन कायदे कानूनों के लिए और सारे अनुच्छेद लिखने पड़ेंगे कि नहीं लिखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। इसलिए हमारा संविधान इतना लंबा है और लिखित है। लिखित है कि कोई भी चीज लिखित में दी जाती है तो प्रमाणिक होती है, ऐसे बोल के बोल दिया तो वो भी प्रमाणिक थोड़ी ना मानी जाती है। दूसरी विशेषता क्या है भारतीय संविधान की, विभिन्न स्रोतों से ओतप्रोत है, मतलब विश्व के विभिन्न देशों से विभिन्न प्रकार के स्रोत हमने लिए हुए हैं। जैसे कि संविधान में जो अनुच्छेद आए वो कहाँ से आए, वो बातें हमने इसमें कहाँ से ली हैं, तो विश्व के विभिन्न संविधानों से लिए हैं। जैसे अमेरिका से लिए हैं, ब्रिटेन से लिए हैं, जापान से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं, कनाडा से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं। क्या क्या लिया है वो कभी हम विस्तार से देखेंगे, उसमें भी हम नहीं जाएंगे। तो विभिन्न स्रोतों से ओतप्रोत है, मतलब विभिन्न देशों से हमने बहुत सारे स्रोत लिए हुए हैं संविधान में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नम्यता एवं अनम्यता का लक्षण है, नम्य भी है और अनम्य भी है, नम्य भी है और अनम्य भी है, नम्य भी है और अनम्य भी है, अर्थात लचीला भी है और कठोर भी है। लचीला जैसे आसानी से संशोधन कर देना, कठोर जैसे आसानी से संशोधन ना किया जाना। तो भारत का संविधान दोनों है, नम्य भी है और अनम्य भी है, नम्य भी है और अनम्य भी है। नम्य कैसे, जिसमें आसानी से संशोधन कर सकते हैं, जैसे साधारण विधेयक के द्वारा बहुत सारे अनुच्छेदों में हम संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद कठोर कैसे कहेंगे, कठोर मतलब कि साधारण बहुमत से आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं, आपको उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, और विशेष बहुमत के साथ ही साथ कुछ चीज़ों में संशोधन करने के लिए हमें विशेष बहुमत के साथ साथ क्या चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, ये तो हुआ नम और अनम। तो ब्रिटेन का संविधान मतलब लचीला है, अमेरिका का संविधान कठोर है, और भारत का संविधान दोनों है, लचीला भी है और कठोर भी है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एकात्मक के साथ साथ संघात्मक लक्षण भी है हमारे पास, एकात्मक के साथ साथ संघात्मक लक्षण भी है हमारे पास। चौथी विशेषता क्या है, एकात्मकता के साथ संघात्मक लक्षण भी है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, एक संघात्मक लक्षण, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी भी चीजें हैं विशेषताएं अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको सीधे कि संघात्मक लक्षण क्या होते हैं, एकात्मक लक्षण क्या होते हैं। तो भारत का संविधान संघात्मक है और एकात्मक भी है, संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। संघात्मक एकात्मक क्या होता है इसको हम कभी डिटेल से देखेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। बट इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि भारत का संविधान संघात्मक और एकात्मक का क्या मतलब होता है। संघात्मक का मतलब होता है जब पावर स्टेट और सेंटर दोनों के बीच डिवाइड हो तो उसको संघात्मक कहेंगे, लेकिन जब पावर सेंटर के पास ज्यादा आ जाता है तो एकात्मक कहेंगे। अब आप देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ों में आप पावर को एक हाथ में देखते हैं और कौन कौन सी चीज़ों में आप पावर को दोनों हाथों में देखते हैं। और जब हम संघात्मक देखते हैं ना, तो संघात्मक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे राज्य सूची, संघ सूची, संपत्ति सूची, इन विषयों में डिवाइड है, दोहरी सरकार है ना। ये क्या है, ये संघात्मक लक्षण है, पावर का डिवीजन है। एक मिनट, ओके, पावर का डिवीजन है। तो इस संघात्मक लक्षण में एक डेफिनेशन पता चल गई, संघात्मक लक्षण और एकात्मक लक्षण। एकात्मक में क्या है, जैसे राज्यपाल का पद है, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकाल, और
एकात्मक में लचीला संविधान है, एकल संविधान है, एकल नागरिकता है, एक क्या है एकात्मक, और वहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है, और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका संघात्मक में आ जाएगा, है ना। शक्ति का विभाजन संघात्मक में आ जाएगा, कठोर संविधान संघातक में आ जाएगा, सर्वोच्च संविधान संघातक में आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि एकात्मक और संघात्मक लक्षण क्या होते हैं, या कौन से एकात्मक हैं और कौन से संघात्मक हैं। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एम आई सेइंग? आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, और आपको समझना भी चाहिए। क्यों समझना चाहिए? क्योंकि जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश को चलाने के लिए कुछ नीति, कायदे, कानून, प्रावधान होते हैं, और यही वो प्रावधान है, यही वो प्रावधान है। पहले आप संविधान को जानेंगे तब तो आप किसी चीज़ का विरोध करेंगे, तब तो आप किसी चीज़ की डिमांड करेंगे, तब तो आप अधिकारों की मांग करेंगे। आप अधिकार ही नहीं जानेंगे तो मांग कैसे करेंगे? आपको पता है कि आपको 2 रोटी मिल रही है खाने में, और कल को 1 रोटी मिलेगी तभी तो आप लड़ेंगे, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि 2 रोटी मिल रही है, 1 रोटी मिल रही है, तो आप लड़ेंगे कैसे? इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी सिंपल। वी कांट से दैट एनीथिंग रिगार्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, so we are saying today the specialties and the features of the Indian constitutions, the features of the Indian constitution. We need to discuss the each and every point with detail with regarding to the different type of aspects, right? So हमने कितने विशेषताएं देख ली? संघात्मक, एकात्मक लक्षण, फिर क्या है? फिर क्या है? संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है। तो ये 2 प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं लोकतांत्रिक शासन। एक तो संसदीय व्यवस्था होती है, एक अध्यक्षीय व्यवस्था होती है। कौन सी? अध्यक्षीय, प्रेसिडेंशियल रूल्स होते हैं, और एक पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं। तो जो हमारी पार्लियामेंट्री संसदीय व्यवस्था है वो क्या होती है, और अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होती है? जैसे अमेरिका में अध्यक्षीय व्यवस्था है और हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है, और ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है। तो ये संसदीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। कहाँ से ली? ब्रिटेन से ली। अध्यक्षीय व्यवस्था होती तो अमेरिका से लेते। तो संसदीय व्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंट देख लीजिए कि संसदीय व्यवस्था, अध्यक्षीय व्यवस्था क्या होता है, क्योंकि डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। संसदीय व्यवस्था का मतलब ये होता है, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस वीडियो। सो क्या कहेंगे हम? इसको हम देखते हैं कि संसदीय व्यवस्था क्या होती है। संसदीय व्यवस्था का सीधा सा तात्पर्य होता है कि जब विधायिका और कार्यपालिका के बीच समन्वय और सहयोग देखने को मिलता है तो उसको हम कहते हैं संसदीय व्यवस्था का पालन हो रहा है। लेकिन यदि आपको अध्यक्ष व्यवस्था होगी तो वहां पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में शक्ति का डिवीजन मिलेगा। आप लोगों के लिए कार्यपालिका विधायिका नए शब्द तो नहीं है ना? है क्या नए शब्द? हो तो बताओ। कार्यपालिका और विधायिका आप लोगों के लिए नए शब्द तो नहीं है? पहले कभी सुने कि नहीं सुने? सुने होंगे। तो कार्यपालिका और विधायिका जो होती है, जब उसके बीच शक्ति का जब वहां डिवीजन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको अध्यक्षीय व्यवस्था। और जब सहयोग, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन होता है तो उसको क्या कहेंगे? संसदीय व्यवस्था। एक चीज और देखने वाली है, क्या भाई है मोरे, क्या देखने वाली है? ये कि संसद संप्रभु है, कि न्यायपालिका? संसद संप्रभु है कि न्यायपालिका? ये चीज देखने वाली है कि सर्वोच्च कौन है, सर्वोच्च शक्ति कौन है, संसद है कि न्यायपालिका है। सॉरी, वो थोड़ा गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, पंखा चलाएंगे तो आवाज सही नहीं आएगी वीडियो में, और इसलिए पंखा बंद करना पड़ रहा है हमको। सो क्या कह रहे हैं हम कि सर्वोच्च कौन है, संसद की न्यायपालिका? आप बताओ, सर्वोच्च कौन है, संसद की न्यायपालिका? दोनों। कभी कभी न्यायपालिका भी सर्वोच्च हो जाती है, कभी कभी संसद भी हो जाती है। कब? न्यायपालिका के द्वारा बनाए गए कानून को, संसद के द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है। और फिर न्यायपालिका क्या है? प्रोटेक्टर है। किसका? संविधान का। न्यायपालिका संविधान की प्रोटेक्टर है। उसके बाद न्यायिक समीक्षा का अधिकार है, उसके पास न्यायिक सक्रियता का अधिकार है। न्यायिक सक्रियता और न्यायिक समीक्षा का राइट है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। तो अगर न्यायपालिका को लगता है कि संसद ने कोई ऐसा कानून बनाया है जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के अगेंस्ट है, जो व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के समतुल्य नहीं है, तो उसको संसद शून्य घोषित, तो उसको क्या करता है? न्यायपालिका शून्य घोषित कर सकती है आर्टिकल 13 के तहत।
कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद विशेषता जो हमारी सातवीं विशेषता आएगी वो क्या है? स्वतंत्र निकाय है, मतलब कि इन पर कोई बाउंडेशन नहीं है, स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय का मतलब क्या होगा? जैसे इलेक्शन कमीशन है 324, इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324, कैग 148, कैग है, इलेक्शन कमीशन है, यूपीएससी है, मतलब यूपीएससी है, स्टेट के पीएससी हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन हैं। तो ये क्या है? स्वतंत्र निकाय है। ये अपना सर्विस कराते हैं, या इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष इलेक्शन कराता है, बिना किसी डर भय के। वो पूरा तंत्र का उपयोग करके वो इलेक्शन कराता है, और इलेक्शन होता है, और इलेक्शन के बाद सांसद बनते हैं, विधायक बनते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, राइट। तो इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? स्वतंत्र निकाय है। क्या है? स्वतंत्र निकाय। इस प्रकार से स्वतंत्र निकाय भी है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम देख लेते हैं संविधान की विशेषताओं में स्वतंत्र निकाय है। स्वतंत्र निकाय के बाद अभी हम लोग देखेंगे स्वतंत्र निकाय के बाद आप देख लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का क्या तात्पर्य है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का इतना तात्पर्य है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, अर्थात भारत धर्म से तटस्थ है, लेकिन भारत में जो लोग रह रहे हैं ना, उनका धर्म है। तो आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 में धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार दिया गया है, जिसमें कहा गया है क्या? कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने अंतःकरण के आधार पर किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है अपने अंतःकरण के आधार पर। धार्मिक रीति रिवाज, पूजा पद्धतियाँ और मंदिर बनाना, आंदोलन, धार्मिक महोत्सव मनाना, ये सब चीज़ों के बारे में और जो हमारी बातचीत की गई है आर्टिकल 25 से 28 के बीच की गई है, जिसको हम लोग कभी डिटेल से देखेंगे। तो धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य समझ रहे हो? धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य होता है कि धर्म से निरपेक्ष, अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, भारत बौद्धिस्ट राष्ट्र नहीं है, भारत जैनिस्ट राष्ट्र नहीं है, बल्कि भारत सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता दिखाएगा, सभी धर्मों के साथ सहिष्णुता दिखाएगा, भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, भारत सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा, समानता का व्यवहार करेगा, और सभी धर्मों को प्रमोट करेगा, किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। इसको क्या बोलेंगे? धर्मनिरपेक्ष कंट्री। और अमेरिका में धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य क्या है? कि वहाँ धर्म टोटली धर्म वहाँ पर बिल्कुल सरकार से तटस्थ हो जाएगा, जबकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग देखो क्या करते हैं, जैसे कुंभ मेला लगता है तो क्या राज्य वहाँ पर सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। कुंभ मेला लगता है, या फिर क्या बोलते हैं, हज यात्री जाते हैं, या फिर अमरनाथ की यात्रा है, तो क्या वहाँ पे हम लोग सुरक्षा नहीं प्रदान करते हैं? कि भारत सरकार वहाँ पर काम नहीं करती है? करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो धर्म को प्रमोट नहीं कर रही है, वो उन लोगों की सुरक्षा कर रही है जो लोग यात्रा पर जा रहे हैं, जो लोग कुंभ मेले में जा रहे हैं, राइट। यहाँ तक कोई देख के धर्मनिरपेक्षता है। धर्मनिरपेक्षता के बाद 7, 8 धर्मनिरपेक्षता के बाद एकल नागरिकता है। कोई दिक्कत? एकल नागरिकता है का मतलब है कि हम भारत के नागरिक हैं, हम किसी उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा के नागरिक नहीं हैं। हम कहाँ के नागरिक हैं? मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। तो क्या कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश के नागरिक नहीं हैं, हम कहाँ के नागरिक हैं? भारत के नागरिक हैं। तो एकल नागरिकता है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान होता है कि जो राज्य हैं वहाँ पर, जो राज्यों में अमेरिका डिवाइड है, तो राज्यों की अलग नागरिकता होती है और अमेरिका की अलग नागरिकता होती है। लेकिन यहाँ पर एक ही नागरिकता है। कौन सी? भारत के नागरिक हैं। हम कहते हैं ना कि हम भारत के लोग, या हम भारत के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना को प्रमोट करने के लिए आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने तथा भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, प्रतिष्ठा, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व की भावना को प्रमोट करने के लिए
26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत अधिनियम में तो आत्मर्पित करते हैं। ये है हमारी प्रीएम्बल। कभी इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। एकल नागरिकता है। और 9 नंबर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का हो गया है, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरल का हो, चाहे आंध्र प्रदेश का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे बंगाल का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। क्या करने का अधिकार है? वोट देने का अधिकार है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें क्या दिक्कत होगी? वेरी सिंपल चीज है। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका है। आप देखते हैं कि स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। ऊपर से नीचे तक न्यायपालिका पे किसी का फाउंडेशन तो है नहीं, और एकीकृत भी है। मतलब नीचे से आप देखेंगे ऊपर तक, नीचे से जिला न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय, उसके और नीचे जाएंगे तो सत्र न्यायालय भी आते हैं जो दीवानी मामले देखते हैं, फौजदारी मामले देखते हैं, सिविल देखते हैं, फौजदारी देखते हैं। तो नीचे सेशन शस्त्र मतलब शस्त्र कोर्ट से लेकर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक, और सब स्वतंत्र हैं, अपने निर्णय ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं। सो कोई भी मामला सबसे पहले कहाँ जाता है? छोटे से छोटे कोर्ट में जाता है, शस्त्र न्यायालय में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है? उसके बाद जिला न्यायालय में जाता है। जिले से कोई फैसला नहीं हो पाता है तो हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट में जब सुनवाई से व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता है तो अपनी जो याचिका है वो कहाँ डालता है? सुप्रीम कोर्ट में डालता है। तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है। 11 नंबर मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार है, ये विशेषता है हमारे संविधान की। इतने डिटेल से जाकर के एक एक चीज को बहुत विस्तार से पढ़ेंगे ना तो हम जान जाएंगे कि हमारे संविधान में क्या कहा गया है। और जब हम संविधान के बारे में जान जाएंगे, क्या कहा गया के बारे में जान जाएंगे, तो हम डिमांड भी करने लगेंगे चीजों को। नहीं करने लगेंगे क्या? आप लोग बताओ, नहीं करने लगेंगे क्या? करेंगे। जब हम जानेंगे तभी तो मांगेंगे अपने अधिकारों को। जानेंगे नहीं तो मांगेंगे कैसे? जब जान ही नहीं रहे कि हमें रोटी खाने का अधिकार है या पानी पीने का अधिकार है तो हम मांगेंगे कैसे? नहीं मांग सकते। तो क्या है मौलिक अधिकार? मौलिक अधिकार में 6 अधिकार है। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 12 से, जो समानता का अधिकार है वो कितने से है? 12 से समानता का अधिकार अगर हम देखते हैं तो वैसे 14 से 18 समानता का अधिकार। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, आर्टिकल 23 से 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके बाद 25 से 28। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 29-30। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, विशेषकर अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा और संस्कृति का विशेष अधिकार। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हर अधिकार में जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है, जैसे आर्टिकल 12 है और आर्टिकल 13 है, तो आर्टिकल 12 में राज्य की बात की गई, 13 में ये कहा गया कि कोई विधि बनेगी कैसे। आर्टिकल 12 हो गया, आर्टिकल 13 हो गया। इसके बाद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। समानता में क्या? विधि की समक्ष समता, सभी लोग विधि के समक्ष समान है। अगर हम आर्टिकल जब मौलिक अधिकार देखेंगे तो इसको बहुत डिटेल से देखेंगे। मौलिक अधिकारों को जानना तो आप लोगों को बहुत जरूरी है ना, उसको बहुत जानना बहुत जरूरी है। इसलिए उनको आप लोगों को जानना ही चाहिए, क्योंकि अब भारत के नागरिक है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। मौलिक अधिकार हो गया। अब हम कहाँ लिखें? अब हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं, राइट? हाँ, यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं और फिर देखते हैं क्या हो गया। मौलिक अधिकार है हमारे। मौलिक अधिकार के बाद मौलिक कर्तव्य भी तो होंगे। मौलिक अधिकार के बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व होंगे। 11 नंबर राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है। इसको DPSP कहते हैं। क्या कहते हैं? DPSP कहते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं। हमारे संविधान DPSP, उस पर डिटेल से बात करेंगे, नहीं तो उसमें जाएंगे ना वीडियो और लंबा हो जाएगा हमारा। तो DPSP इतना जान लीजिए कि सरकार के कर्तव्य हैं जो करने हैं।
इसके बाद जब सरकार के कर्तव्य हैं तो हमारे भी तो कर्तव्य होने चाहिए ना माय डियर फ्रेंड्स, होने चाहिए कि नहीं। इसके बाद हमारे भी कर्तव्य हैं, कर्तव्य हैं हमारे आर्टिकल 51 के काम है। हमारे 11 कर्तव्य हैं, कौन कौन से, कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान की रक्षा करे, संविधान की रक्षा करे। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जितने भी प्रकार के आंदोलन हुए हैं उनको जो विशेष कोटेशन है उनको अपने हृदय में सजोए रखें, उनके प्रति आस्था रखें, भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसकी सुरक्षा करें, महिलाओं का सम्मान करें, देश की संस्कृति की रक्षा करें और देश की संपत्ति की रक्षा करें, विज्ञान को प्रमोट करें, मानवता को प्रमोट करें और 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए एजुकेशन दिलाएं। जब हम लोग कभी मौलिक अधिकार देखेंगे तो उनको डिटेल से देखेंगे। 6 से 14 ये 11वां है ना। और सरकारी संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएं, संस्कृति को प्रमोट करें, विज्ञान को प्रमोट करें, महिलाओं को समानता के साथ देखें, उनको उनकी अस्मिता का, उनकी गरिमा का ख्याल रखें, उनको विकास के पथ पर आगे ले जाएं, भारत की रक्षा सुरक्षा करें, एकता, अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा करें, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि का सम्मान करें। ये क्या है, हमारे कर्तव्य हैं, इनको हम डिटेल से देखेंगे। कर्तव्य हो गया, इसके बाद हम देखते हैं कर्तव्य हो गया। अब आप देखेंगे क्या, संविधान संशोधन, संविधान में संशोधन भी करना है, संविधान संशोधन, ये भी क्या है, संविधान संशोधन है, संविधान में संशोधन भी करना है। आर्टिकल 368, संविधान में हमें संशोधन भी करना है। तो संविधान संशोधन एक विशेषता है ना कि नहीं है। इसके बाद संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन है कि नहीं, संविधान संशोधन के बाद पंचायतें हैं, और पंचायतों के बाद सहकारी समितियां हैं, और सहकारी समितियां हैं, पंचायतें हैं। अब सहकारी समितियां क्या होते हैं, कोऑपरेटिव कमेटीज और पंचायत। तो पंचायत में भारत में क्या है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है कि नहीं, ऊपर केंद्र सरकार है, फिर राज्य सरकार है, फिर स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार में क्या, ग्राम प्रधान और नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। ये सारी चीजें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। एकीकृत न्याय व्यवस्था हो जाएगी, पंचायतें हो जाएंगी, एकीकृत न्याय व्यवस्था हो जाएगी। तो ये क्या है, अपना संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं। सहकारी समितियां हैं, पंचायतें हैं, चुनाव है, पूरा ऊपर से नीचे तक चुनाव होगा, और आपातकाल है। क्या है, आपातकाल है। आपातकाल में 3 प्रकार के आपातकाल देखते हैं। कौन कौन से आपातकाल देखते हैं, 3 प्रकार के आपातकाल देखते हैं, 352, 356, 360 आपातकाल भी लगाया जाता है। सहकारी समितियां हैं, पंचायतें हैं, आपातकाल है। आपातकाल क्या है, इमरजेंसी है। ये 3 प्रकार की, 352, 356 और 360। 352 क्या है, 352 में क्या देखते हैं हम लोग, 352 में देखते हैं राष्ट्रीय आपात, जो कैसे लगाया जाता है, बाह्य आक्रमण, युद्ध, इन सब चीजों के आधार पर हम लोग 352 का उपयोग करते हैं। सशस्त्र विद्रोह। और 356, अगर कोई राज्य जो है वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपना शासन नहीं चला पा रहा है, तो वहाँ क्या करते हैं, 356 का उपयोग करते हैं, राष्ट्रपति शासन का उपयोग करते हैं। और वित्तीय आपात 360। थैंक यू वेरी मच। ये हम लोग देख रहे थे संविधान की विशेषता, कि किस प्रकार से संविधान में इतने सारे पॉइंट्स हैं। इनको अगर हम डिटेल से देखेंगे ना, तो लगभग हमारा संविधान की जो ये मूल है, ये मुहंसार है, कि कितने सारे चीजें हम लोग देख चुके हैं। संविधान में कुछ मैन संशोधन भी हुए हैं, जैसे कि 42वां, 44वां, 72वां, 73वां, 74वां, और अभी 121, 22, 101, 102, 103, 104, यहाँ तक हमारे संविधान में संशोधन हो चुके, 105। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहला संविधान संशोधन कौन सा हुआ था, भूमि से रिलेटेड था, वो जमीन जायदाद से रिलेटेड था, संपत्ति से रिलेटेड था, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड था। पहला संविधान संशोधन
कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू जी के समय हुआ। और अभी कितने सारे संशोधन हुए, संशोधन होते क्यों, इन पे हम लोग कभी डिटेल से बात करेंगे। बट ये हमारे संविधान की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय था। थैंक यू वेरी मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।